नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। क्या भारत भी अब युद्ध में जाने वाला है? जिस तरीके से रूस और यूक्रेन लगभग 1000 दिन से ज्यादा इन दोनों देशों को युद्ध लड़ते हुए हो चुके हैं, और अब जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते खराब हो रहे हैं, बांग्लादेश पर एक दूसरे देश म्यांमार की एक लोकल जो आर्मी है वो कब्जा कर रही है, और हिंदुओं को लगातार वहां टारगेट किया जा रहा है। तो क्या खतरा बढ़ रहा है? क्या कोई साजिश एसआईए, आईएसआई और सीआईए की तरफ से की जा रही है भारत को स्थिर करने के लिए? कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये जो खबर निकलकर सामने आई है कि भारत के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है आईएसआई और सीआईए के द्वारा, ये क्या पूरा मामला है सर? देखिए, ऐसा नहीं है कि जैसा आपने कहा कि युद्ध वगैरह होने जा रहा है। कुछ घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, खास करके पिछले हफ्ते 10 दिन में, जो देश के लोगों को जानना जरूरी है। सबसे पहले बांग्लादेश के एक छात्र नेता हैं आशिकुर रहमान। आशिकुर रहमान वही नेता हैं जो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी स्टूडेंट मूवमेंट चलाते हैं, जिस स्टूडेंट मूवमेंट ने बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट किया, उसी के ये नेता हैं। और आशिकुर रहमान, जिन इनका नाम है पूरा, उन्होंने 3 दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट किया, और उस फेसबुक पोस्ट में उन्होंने ढाका में और आसपास के रहने वाले छात्रों से यह अपील की कि आप सुबह सुबह ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में आ जाइए, और बताया उसमें डिटेल्स में कि यहां पे एक ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। ये ट्रेनिंग सिर्फ 3 दिनों की ट्रेनिंग होगी, और इस ट्रेनिंग को कहा गया माशुका ट्रेनिंग। अब सुनने में ये नाम बहुत रोमांटिक लगता है जी, लेकिन फिर आगे माशुका ट्रेनिंग के बाद वो फिर आगे ये बोलते हैं कि ये बेसिक है, वो सिलेक्शन प्रोसेस है। और इस सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, जो फिजिकली फिट होंगे, या जिस तरह आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, उसके बाद इन्हें फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। यहां तक उनका ये फेसबुक पोस्ट है। लेकिन इस फेसबुक पोस्ट के बाद की कहानी बांग्लादेश के पत्रकार खुद बता रहे हैं, वहां जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, उनका यह कहना है कि जिस तरह ईरान में ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है, या फिर लीबिया में जिस तरह हिजबुल्ला है, उस तरह पाकिस्तान के अंदर एक मिलिशिया, ट्रेंड आर्म्ड मिलिशिया बनाने की योजना है, जिसका नाम होगा रिवोल्यूशनरी आर्मी। नाम याद रखिएगा जी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी। वहां के छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब कि जो पहले सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग हो गई। अब ट्रेनिंग कौन दे रहा है, यह जानना बेहद जरूरी है। पिछले साल नवंबर में, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, बांग्लादेश के जो पत्रकार हैं और वहां जो इस तरह की स्टोरी कवर करते रहे हैं, वो कह रहे थे कि पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान एसएसजी के 20 कमांडो 20 कमांडो कतर गए, और 4 जत्थे में 5-5 कमांडो कतर से ढाका आए हैं, एसएसजी कमांडो पाकिस्तान के। और वो वहां ट्रेनिंग इन बच्चों को देंगे जो कि ढाका यूनिवर्सिटी के ऑपरेशन माशुका में वो सिलेक्ट होंगे, ये वहां बताया गया है। लेकिन बात सिर्फ ऐसे नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो सिर्फ ढाका में आके ट्रेनिंग देंगे। एसएसजी कमांडो पहले समझना जरूरी है कि ये होते क्या है पाकिस्तान में। जिस तरह अपने यहां जो पैराट्रूपर्स कमांडोज होते हैं ना, जिन्होंने उरी में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया, या फिर अमेरिका के जो नेवी सील्स जो होते हैं ना, ये ऐसे कमांडो होते हैं जो दूसरे देश में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक या ऑपरेशंस करने में माहिर होते हैं। तो इनके द्वारा ट्रेनिंग दिया जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ढाका में ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान में एक जगह है खैबर पख्तूनख्वा, और वहां एक जिला है तरबेला, वहां पे इस एसएसजी कमांडो का हेडक्वार्टर है। वहां 25-25 लड़ाकों का बैच बनाया गया है, टोटल 12 बैच हैं, और उन 12 बैच को ट्रेनिंग दी जा रही है पाकिस्तान के तरबेला में, वहां पे। तो ये तो ट्रेनिंग प्रोसेस हो गया। अब बताइए ये ट्रेनिंग लेकर करेंगे क्या? बांग्लादेशी जब ट्रेनिंग लेंगे तो वो क्या करेंगे? पाकिस्तान बांग्लादेश में जाकर ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, या बाइक का चालान काटेंगे? ये क्या करेंगे अगर इस तरह कमांडो ट्रेनिंग लेकर? जाहिर है
किसी बड़े मकसद के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है। अब एक और खबर पे मैं आता हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले असम में अल-कायदा के कुछ आतंकी पकड़े गए थे। हाँ, अब वो आतंकी जो थे, हमारे यहां कहा गया कि वो अल-कायदा के हैं, लेकिन दरअसल वो आतंकी बांग्लादेश में हिजबुल तहरीर के आतंकी थे। संगठन का नाम याद है? हिजबुल तहरीर जी। और अल-कायदा और हिजबुल तहरीर मोटा मोटी एक ही है, दोनों एक दूसरे का बस नाम बदल गया है, लेकिन उन्हीं के जो लड़ाके इंस्पायर्ड हैं वो ये काम करते हैं। अब हिजबुल तहरीर का बांग्लादेश में क्या रोल है आप समझिए। जब पाकिस्तान बना 1947 का बंटवारा हुआ, तो बिहार से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे उर्दू बोलने वाले मुसलमान थे। सबके सब लाहौर या वेस्ट पाकिस्तान तो नहीं गए, डिस्टेंस ज्यादा था। अगर आपको पूर्वांचल से किसी को जाना होगा तो वो बगल में बंगाल से ढाका चले जाएंगे या बांग्लादेश की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, ईस्ट पाकिस्तान था ना। तो बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार या उस वक्त जो कंबाइंड इलाका था झारखंड के कुछ इलाके हो गए, या बंगाल का एक इलाका हो गया, या पूर्वांचली बहुत सारे उसमें से ऐसे मुसलमान थे जो ईस्ट पाकिस्तान चले गए। वो लाहौर या कराची न जाके, चूंकि उनके लिए आसान था, और जो पैसे वाले थे वो उधर गए, लेकिन जिनके पास कम पैसा था वो इधर चले गए। लेकिन वो बोलते क्या थे? वो उर्दू बोलते थे। उनको बंगाली नहीं आती, बिहार या पूर्वांचली मुसलमानों को बंगाली नहीं आती। अब हुआ क्या, वो चले तो गए वहां पे, लेकिन हो गया इस बीच बंगालियों के साथ अत्याचार वेस्ट पाकिस्तान का। अब वहां बंगाली मूवमेंट शुरू हो गया, बंगाली स्पीकिंग मूवमेंट शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन जो यहां से जो गए थे, जो जिन्हें बिहारी मुसलमान या पूर्वांचली मुसलमान या उत्तर प्रदेश के मुसलमान कहते, ये तो उर्दू बोलने वाले थे, इन्हें तो बंगाली आती नहीं थी। तो उस मूवमेंट में इन्होंने क्या किया, जब पाकिस्तान की फौज ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया और बंगाली बोलने वाली महिलाओं को, जिसमें हिंदू भी थी, मुस्लिम बंगाली थी, उनके साथ रेप वगैरह करना शुरू किया, अत्याचार करना शुरू किया, तो ये उर्दू बोलने वाले जो मुसलमान थे, इन्होंने पाकिस्तानी फौज का साथ दिया था वहां पे। और वो क्या थे, जब बन गया बांग्लादेश, अब बांग्लादेश जब बन गया तो इन मुसलमानों का क्या हुआ जो उर्दू बोलते थे, उनमें से बहुत थोड़े जो सक्षम थे वो जाके कराची वगैरह के आसपास बस गए, लेकिन अधिकांश जो उर्दू बोलने वाले जो मुसलमान थे जो गए थे 1947 में, वो फंस गए बांग्लादेश में। और उनके लिए जो शब्द का इस्तेमाल हुआ, स्टैंडर्ड पाकिस्तानी, वैसे पाकिस्तानी जो कहीं दूसरे मुल्क में फंस गए हों, वो बांग्लादेश से फंसे थे। उनकी संख्या कितनी है पता है? 5 लाख। अब ये 5 लाख उर्दू बोलने वाले बिहारी मुसलमानों का बांग्लादेश में हुआ क्या? तो जब बांग्लादेश बना और शेख मुजीबुर रहमान वहां प्रधानमंत्री बने, तो इन्हें गेटवाइज किया गया, इनको चारों तरफ से बंद कर दिया गया कि ये ज्यादा इधर उधर उछल कूद नहीं मचा सके, इनके राइट्स वगैरह सब ले लिए गए। लेकिन बेसिकली ये तो बिहार के थे, उर्दू बोलते थे, लेकिन इनके मन में शुरू से हिंदुओं के प्रति एक नफरत थी, 1947 का वो कारण। और जब 1971 हुआ ना, तो ये उर्दू बोलने वाले जो बंगाली बिहारी मुसलमान जो बांग्लादेश में थे, उनको हमेशा ये लगता रहा कि भारत की फौज के कारण हम यहां फंसे हैं, भारत की फौज ने बांग्लादेश को आजाद कराया, ये हमेशा उन्हें लगता रहा। अब ये 5 लाख मुसलमान जो हैं, सारा जो अत्याचार आप बांग्लादेश में सुन रहे हैं ना हिंदुओं के साथ, वो हिंदुओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाले यही 5 लाख बिहारी मुसलमान जो थे, उर्दू स्पीकिंग मुसलमान जो बांग्लादेश में, वो ये काम कर रहे हैं। अब आईएसआई समझिए, आईएसआई के ट्रेनरों को लगा कि इन जो उर्दू बोलने वाले मुसलमान हैं या बिहारी मुसलमान हैं, इनको ट्रेनिंग देना हमारे लिए आसान है। एक तो उनका लैंग्वेज और हमारा लैंग्वेज सेम है, आईएसआई के जो ट्रेनिंग देने वाले कमांडो हैं वो भी उर्दू बोलते हैं और ये भी उर्दू बोलते हैं। और दूसरी बात, इनके मन में इनहेरेंट रूप से हिंदुओं के प्रति नफरत है। तो जो आर्म्ड मिलिशिया बन रही है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी, उसमें ज्यादातर यही है। और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले से है, अब इनके पास एक ट्रेनिंग आ गई। अब ट्रेनिंग तो आ गई, अब देखिए कहानी का आखिरी हिस्सा आता है। अभी एक हफ्ता पहले खबर आई थी, खबर यह आई थी कि पाकिस्तान से शिपमेंट चली है कराची से और वो बांग्लादेश पहुंची है। उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 25,000 मीट्रिक टन चीनी भिजवाया है। ये खबर तो यही बताया गया,
लेकिन आपको शायद ये बात पता होगा कि पाकिस्तान में खुद चीनी की कमी है, स्कार्सिटी है, और वहां 160 रुपए 170 रुपए पाकिस्तानी रुपए में चीनी मिलती है। तो जो कंगाल पाकिस्तान है, जिसे खुद के चीनी खाने के वांदे पड़े हैं, वो बांग्लादेश को 25,000 मीट्रिक टन चीनी भिजवा रहा है। ये समझ में आया आपको? नहीं। वहां के जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं बांग्लादेश के, उनका कहना है कि वो चीनी नहीं आया था, उस शिपमेंट में बड़े पैमाने पर हथियार पहुंचे थे, पाकिस्तानी हथियार, और वो 25,000 मीट्रिक टन वेट था। और अब देखिए बांग्लादेश में हथियार इसलिए इतने भारी मात्रा में हथियार, देखिए ये आईएसआई अपने तरफ से तो पाकिस्तान भारत को डिस्टर्ब कर नहीं पा रहा है। कश्मीर में घुसता है, मार दिया जाता है। अगर वो कुछ करता है तो उरी करता है तो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है। पंजाब में वो घुस नहीं पा रहा है। अब उसने क्या किया है कि हम पूर्वी रास्ते से घुसेंगे, बांग्लादेश के रास्ते से। जब तक शेख हसीना की सरकार थी ये संभव नहीं था, लेकिन अब जो सरकार आई है डेट इज मोर फ्रेंडली टू पाकिस्तान। अभी 3-4 दिन पहले मुलाकात हुई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और मोहम्मद यूनुस के बीच, तस्वीरें आपने देखी होगी। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान को ये लगता है कि हम इधर से भारत को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से यानी कि बांग्लादेश के रास्ते हम भारत को डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर ज्यादा पोरस है। बांग्लादेशी घुसपैठे वगैरह आते जाते रहते हैं, वहां की डेमोग्राफी ऐसी है कि भेजना आसान हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में उसने क्या किया है, ट्रेंड मिलिशिया किया, उन्हें ट्रेनिंग दिया, अब हथियार दे रहा है। आखिरी हिस्सा कहानी का, जी पाकिस्तान ये कर क्यों रहा है, या पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है ये काम करने की। यूक्रेन में यही हुआ था। यूक्रेन में सबसे पहले छात्रों को भड़काया गया वहां की सरकार के प्रति, जो कि सरकार न्यूट्रल थी। वो सरकार जो इससे पहले की थी, जेलेंस्की से पहले, वो कहती थी कि हम न रशिया के साथ हैं न अमेरिका के साथ। तो उसका तख्ता पलट कराया गया। वहां के छात्र जो हैं उन्होंने विद्रोह किया था सबसे पहले, एग्जैक्टली सेम बांग्लादेश में हुआ। यहां विद्रोह हुआ, तख्ता पलट हुआ। अब क्या किया वहां पे, यूक्रेन ने रशिया के साथ जंग छेड़ दी नाटो के चक्कर में। यहां भी प्लान यही है कि बांग्लादेश की जो नई सरकार है, इन आर्म्ड मिलिशिया के द्वारा भारत को पूर्वी सीमा पर इतना बेचैन कर दे या इतना परेशान कर दे कि भारत कुछ कार्रवाई करने को मजबूर हो जाए। आप बोलते हैं ना कि बांग्लादेश मामले पे क्या कर रही है मोदी सरकार, क्या कर रही है, हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, ये क्या कर रही है। ये यहीं रुकेगा नहीं अत्याचार, अभी तो अपने यहां के हिंदुओं पर कर रहे हैं। अभी तो असम में अलकायदा के कुछ आतंकी पकड़े गए हैं। बड़े पैमाने पर ड्रग्स, हथियार और ट्रेन मिलिशिया के लोग बॉर्डर से घुसने की तैयारी में है। और जब उस थ्रेशोल्ड को पहुंच जाएगा तो मजबूर होकर भारत सरकार कार्रवाई करेगी। और जब कार्रवाई करेगी तो योजना वही है, रशिया को जिस तरह यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसाया गया, भारत को बांग्लादेश के साथ युद्ध में फंसाया जाए। यह है सीआईए का प्लान बांग्लादेश। समझ में आया? बांग्लादेश के साथ अगर युद्ध में भारत जाता है तो क्या बांग्लादेश झेल पाएगा भारत के अटैक को? अगर यूक्रेन नहीं, अगर यूक्रेन जैसा टुच्चा सा देश रशिया को झेल लिया 1000 दिन, तो बांग्लादेश जैसा देश भी भारत को झेल ही लेगा, क्योंकि बांग्लादेश को नहीं लड़ना है। वहां पीछे से कौन सी शक्ति काम करेगी आप समझिए, वहां आईएसआई और सीआईए काम करेगी। लड़ने वाले इनके लड़ाके होंगे बंगाली, लेकिन हथियार, ट्रेनिंग, ये सब कुछ कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा सीआईए। और जब बांग्लादेश के साथ ये उलझ जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट को, भारत के नॉर्थ ईस्ट को, जहां क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां एक अलग प्रॉक्सी क्रिश्चियन स्टेट बनाने की योजना है। ये 2037 इसका टारगेट रखा गया है, 2037। मतलब शाम दाम दंड भेद एक हिस्सा अलग करना है भारत का। क्यों नहीं, हिस्सा अलग नहीं करना है। भारत ग्रो कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। भारत क्या हो रहा है कि डिफेंस एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। भारत अमेरिका की सुनता नहीं है। वो इजराइल के साथ भी संबंध रखता है, ईरान के साथ भी रखता है, वो रशिया के साथ भी रखता है, अमेरिका के साथ भी रखता है। ऐसा देश उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा देश चाहिए जो कि सिर्फ अमेरिका के साथ रहे। अमेरिका कहे कि रशिया से संबंध तोड़ लो तो तोड़ ले, अमेरिका कहे कि ईरान के साथ संबंध तोड़ लो तो तोड़ ले। ये नहीं कर पा रही है मोदी सरकार, और इसलिए निशाने पर है। आखिर में बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या ये लोग कामयाब हो पाएंगे? बहुत छोटा सा जवाब देखिए, मैं ये नहीं जानता कि ये किस हद तक कामयाब हो पाएंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि भारत के पूर्वी बॉर्डर पे एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और वहां जिस तरह के ये जो अंतरिम सरकार है, जिस तरह की बयानबाजी आ रही है,
या जिस तरह कहा जा रहा है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा बांग्लादेश का हिस्सा था, इसको मिला लेंगे, या एक आर्मी कमांडो ने कहा कि हम लाल किले पर हमला कर लेंगे। दूसरा जो बांग्लादेश का एक आर्मी, रिटायर्ड आर्मी कमांडो है, वो कह रहा है कि भारत ऐसा मत सोचे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो हमारे कहने पर हमें न्यूक्लियर वेपन्स दे देंगे, जो कि हम भारत में पटक देंगे। तो ये सब भारत माहौल को गरमाया जा रहा है। एक्शन के रिएक्शन में भारत की क्या तैयारी है? नहीं, भारत की तैयारी नहीं है। दरअसल सीआईए की योजना है कि भारत एक बार युद्ध में उलझ जाए। अगर युद्ध में उलझेगा तो इकोनॉमिक कोलैप्स होगी, और इकोनॉमिक कोलैप्स होगी तो उनका काम बन जाएगा फिर। उससे पहले अगर जहां शांति है, बांग्लादेश चल जाए, अब कुछ ना कुछ तो देखिए दोनों तरफ से हो ही रहा है। आज ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो खेल किया जा रहा है उसे भारत की जनता समझती है, और हम वैसे देश नहीं है जो दूसरे के द्वारा डिक्टेट होंगे। आज ही एस जयशंकर ने यह बयान जारी किया। तो बताइए, भारत का विदेश मंत्री बयान जारी कर रहा है, वहां का जो स्टूडेंट का सबसे बड़ा स्टूडेंट लीडर है जिसने तख्ता पलट करवाया, वो अपना फेसबुक पोस्ट लिख रहा है ट्रेंड मलेशिया के द्वारा। जो ये जो वहां के जो जर्नलिस्ट है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं ट्रेनिंग देने के लिए। सारी बातें झूठी है और हम कोरा गप फंक रहे हैं। क्या होता है ना कि जब तक हो नहीं जाता है लोग यकीन नहीं करते। सावधान मुल्क वही है जो अपनी तैयारी रखता है। इजराइल ने तैयारी रखी थी हिजबुल्लाह से निपटने के लिए। हमारी तैयारी क्या है इस इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी से निपटने के लिए, समझ रहे हैं? बाकी मैं यहाँ के लोगों पे, दर्शकों पे ये छोड़ देता हूं। मैंने ऐसा कोई बात नहीं कहा है जो कहीं ना कहीं छपी नहीं हो, या बांग्लादेशी पत्रकार के हवाले से मैंने कहा है, या वहां के स्टूडेंट नेता के हवाले से कहा है, या वहां जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है उनके हवाले से कहा। मैं अपनी ओर से मैंने कोई बात नहीं कही है। बाकी मानना न मानना यहाँ दर्शकों के ऊपर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज इस चर्चा को विस्तार देने के लिए। तो दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।